हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नयन रिया को उस लड़की के साथ देखती है और वो कहते हुए सुनती है। जो वो कहते हुए सुनती है उसे सुन के वो चुपचाप वहाँ से लौट जाती है और आके ना आना से कुछ कहती है ना किसी और से। बस शांत और खामोश बैठी हुई होती है। उसके दिमाग में लाखों चीज़ें चल रही होती हैं। नेक्स्ट डे वो कॉलेज से आती है, कपड़े चेंज करती है और चुपचाप लेटी हुई होती है। अचानक उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है। बस उठती है, फ़ोन उठाती है और अपने रूम से निकलने लगती है। आना सामने से आ रही होती है और कहती है, कहाँ जा रही हो नयन। नयन कहती है, बस कुछ नहीं, बेचैनी हो रही है, मार्केट तक जा रही हूँ, घूम के आती हूँ। अनन्या कहती है, मैं साथ चलूँ। नयन कहती है, नहीं, मुझे अनन्या थोड़ी देर अकेले रहना है, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो प्लीज़। अब तुम्हें तो पता ही है ना कि रिया ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा दिल टूट रहा है, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, मुझे बस अकेले रहना है थोड़ी देर। अनन्या नयन की आंखों में देखती है और कहती है, ठीक है नयन, जाओ, मैं समझ सकती हूँ। नयन वहाँ से बाहर निकल जाती है और अनन्या एक तीखी मुस्कान लिए रूम में एंटर हो जाती है और कहती है, उफ नयन, आखिरकार रिया तुम्हारी जिंदगी से चली गई और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो कि तुमने रिया पे कभी भरोसा ही नहीं किया। चलो जो भी है, तुम्हारी बेवकूफ़ी मेरे काम तो आ रही है। इधर नयन सीधे जो है एक कॉफ़ी शॉप के बाहर जाती है। कॉफ़ी शॉप के बाहर जाके इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ संजना खड़ी हुई दिखती है। वो संजना के पास जाती है, उससे हाथ मिलाती है। संजना कहती है, बोलो नयन, तुमने मुझे बुलाया और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तो नयन कहती है, संजना, कल मैंने तुम्हें रिया के साथ देखा था। रिया कुछ तुमसे कह रही थी कि अब छोड़ दिया तो सुकून है। एक मिनट नयन, तुम उस पे शक नहीं, मैं रिया पे शक नहीं कर रही। मैं रिया से नाराज़ हो सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिया की मोहब्बत पे मुझे कभी शक नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कल तुम्हारे ऑफिस का पता किया और वहाँ से तुम्हारा नंबर किसी तरह अरेंज किया, क्योंकि मुझे डायरेक्ट तुमसे बात करनी थी। तुम ही हो जो मुझे रिया से मिलवा सकती हो और मैं उससे बात कर सकती हूँ। एक पागल लड़की के चक्कर में मैंने रिया को खो दिया, लेकिन उसकी ये जो आखिरी चाल थी ना, रिया के ऊपर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाने वाली, उसने सच सामने ला दिया। वो लड़की ये भूल गई कि मैं कुछ भी मान सकती हूँ, लेकिन रिया मुझसे बेवफाई करेगी ये बात मैं कभी नहीं मान सकती। रिया की आंखों में मैंने अपने लिए वो मोहब्बत देखी है जो आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी। रिया मुझसे दूर हो गई है, बस तुम मेरे लिए एक बार रिया से मुझे मिलवा दो बस। आप कहोगी तो वो मुझसे ज़रूर मिलेगी। आप बस उससे कह दो कि आप बुला रही हो, बाकी बातें मैं खुद कर लूँगी। सिर्फ एक बार मुझे उससे मिलवा दो, मुझे सच में उससे बात करनी है। प्लीज़ मेरा इतना सा काम कर दीजिए, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। संजना कहती है कि वो नहीं मिलना चाहती, मैंने उसे समझाया था, लेकिन तुमने आना के चक्कर में, आई नो मैं स्टूपिड हूँ, लेकिन आना
उस समय इतनी मजबूर और इतनी बेसहारा खुद को दिखाती थी कि मेरे अंदर की इंसानियत बार बार उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती थी। और मुझे लगने लगा कि रिया सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। उस आना ने सॉरी आना निकला अनन्या अनन्या ने इस तरीके से सर्कमस्टांसेस कर दिए कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जानती हूँ नयन, लेकिन रिया के दिल को भी ठेस पहुंची है। उस रात तुम इस तरह उसे छोड़ के चली आई, बस इसलिए। लेकिन रिया ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। नहीं बताया। और शायद कभी बताती भी नहीं, क्योंकि जिस टाइम वो आपको सब कुछ बता रहे थे उस टाइम आपकी वो साइको लवर आपके पीछे पड़ी हुई थी, और बाद में आप दोनों के बीच किसी तीसरे के आने का टाइम ही नहीं था। ना कभी इतनी ज़रूरत पड़ी कि वो मेरे बारे में आपको बताए, और हमारी बातचीत मिलना जुलना भी बहुत कम ही होता था। मैं अपने काम में उलझी रहती थी और रिया आपके साथ और अपनी पढ़ाई में उलझी रहती थी, बस इसलिए, और कुछ भी नहीं। क्या आप मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलवा नहीं सकते? सिर्फ एक बार, मैं एक बार मिल लूँ, मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगी। तभी रिया वहाँ आती और कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दोगी? कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करोगी? तुम्हारा तो हर बार का यही है ना नयन। नयन एकदम से खड़ी होती है, कहती रिया, संजना भी कहती रिया तुम यहाँ कैसे? रिया कहती है आई थी यहाँ पे, कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। तुम्हें तो पता ही है, टेंशन में मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। वो संजना की तरफ देख के कहती है। नयन कहती है हाँ मुझे भी पता है। तो रिया कहती है मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम्हें पता है कि नहीं पता? तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में पता थी, लेकिन तुमने सब कुछ इग्नोर कर दिया ना। नयन कहती है रिया सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कितनी बार एहसास करोगी? पहले किसी की बातों में आके मुझ पे शक करती हो कि मैं ही वही साइको लवर हूँ तुम्हारी, और फिर किसी तीसरे के आने की वजह से तुम अपने प्यार को खुद से दूर कर देती हो। नयन अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है? अब ना सफाई का वक्त है, ना दोबारा भरोसे का। संजना चलो यहाँ से, अब मीठा भी नहीं खाना। मेरी जिंदगी से सारे स्वीटनेस तो वैसे भी इन्होंने खींच ही लिया। जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन कभी किसी से प्यार मत करना। रिया प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, हो गई गलती यार, कितनी बार गलती नयन। जाओ ना उस सहाना के पास, वो गलतियां सुधारेगी तुम्हारी। उस रात तुम्हें पता है मैं कितना तड़पी हूँ, कितना रोई हूँ, और उस रात से लेके आज तक मैंने उसके अगले दिन वो रूम छोड़ा, और आज तक आज 2 हफ्ते बीत चुके हैं, तुम्हें एक बार भी मेरे पास आने की फुर्सत नहीं मिली। ऐसा नहीं है रिया, मैंने कई बार तुम्हारे पास आके तुम्हें समझाने की मनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो अनन्या बीच पे आ जाती थी, है ना? तुम्हारे लिए हर बार वो अनन्या जरूरी रही, मैं नहीं। मैं जरूरी होती तो तुम मुझे चुनती, मेरे पास आती, मुझे मनाने आती। तुम 2 हफ्ते मेरे बिना रह ली नयन,
तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, अनन्या की ज़रूरत है। जाओ यहाँ से प्लीज़ रिया, मेरी एक बार बात तो सुन लो। ये कह के वो रिया का हाथ पकड़ने पड़ती है, लेकिन रिया उसे झटके से धक्का दे देती है, कहती है दूर रहना मुझसे। उस अनन्या के पास जाओ, उसकी गोद में खेलो ना जाके, अब उसके अपना कंधा उसके लिए सहारा बनो, उसका आंचल पकड़ के रो। तुम्हें मेरी जरूरत तो जैसे कभी थी नहीं नया। गेट लॉस्ट, ये कह के वो संजना का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाती है। संजना रिया की तरफ देखती है और कहती है तू सिर्फ मीठा खाने यहाँ तक आई थी, सच बता ना। रिया संजना की तरफ देखती है और कहती है नहीं, नयन को देखने आई थी। 2 दिन से कॉलेज नहीं गई हूँ, नयन को देखा नहीं था। तुझे कैसे पता चला नयन यही है? श्रेया से, श्रेया को बता के आई थी नयन, नयन तुमसे मिलने आ रही है। और कहाँ जा रही है ये भी बता के आई थी। बस नयन को देखने का बहुत मन था, उसको देखे बिना दिन पूरा नहीं होता। रोज कॉलेज में देख लेती थी तो चैन मिल जाता था। 2 दिन से कॉलेज भी नहीं गई तो अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। जब इतना प्यार करती है वो माफी मांगने आई तो नहीं कर सकती थी माफ। जो उसने किया है वो गलत है, उसका सबक सीखना उसे बहुत ज़रूरी है। अगर उसने अब सबक नहीं सीखा तो वो जिंदगी में बार बार ये गलतियां दोहराएगी। अब अनन्या को उसे अपने आप खुद से दूर करना होगा। जब खुद से वो पूरी तरह उसे दूर करेगी और कभी किसी तीसरे को हमारे बीच आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तभी हम दोनों एक होंगे, उससे पहले नहीं। उसे इतना कैपेबल बनना पड़ेगा, अदरवाइज वो कभी किसी से लड़ नहीं पाएगी। आज अनन्या हमारे रिश्ते पे भारी पड़ गई, कल को कोई और पड़ जाएगा। अगर मैं इसकी हर गलतियों को ऐसे ही माफ करती रही तो। रिया, सब होता है, तुम्हें पता है नहन की फितरत से तुम वाकिफ हो कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसा कि तुमने मुझे बताया है, जानते हो वो हेल्पफुल है और मैं कभी किसी की हेल्प करने से उसे मना नहीं करती। उसकी ये आदत मुझे अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ। लेकिन हमें किसकी कितनी हेल्प करनी है, किससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, किसे कितनी छूट देनी है, ये नहन को पता होना चाहिए। और इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सच में मजबूर है और कौन तुम्हारा फायदा उठा रहा है। अगर वो इन चीजों को नहीं समझेगी तो यहाँ से कॉलेज पास आउट कर लेगी कुछ महीनों में। कैसे सब कुछ होगा, आगे की लाइफ कैसे हैंडल करेगी वो। मैं प्यार करती हूँ संजना उससे, और उसकी कमजोरी नहीं उसकी स्ट्रेंथ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने डिसीजंस खुद ले सके, अच्छे गलत में फर्क करना सीख सके, दूसरों के लिए एक लिमिट बना सके। हेल्प करने में बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना जरूरी होता है। ये बात तो तुम्हें पता है ना। बस कुछ दिनों की बात है, मुझे पता है नयन मुझे हर हाल में मना लेगी, लेकिन उससे पहले उसे अनन्या को अपनी जिंदगी से दूर करना पड़ेगा। और जहाँ तक है अनन्या की सच्चाई उसके सामने आ गई है, तभी वो यहाँ तुमसे बात करने आई थी, अदरवाइज वो आती नहीं। कभी कभी पता है संजना क्या होता है,
रिश्तों में दूरी आ जाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। कभी कभी दूरियां रिश्ते की अहमियत बता देती हैं और हमें भी पता चल जाता है कि हम उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितने नहीं। अगर उसने अनन्या को खुद से दूर करके मुझे अपना लिया तो मतलब ये रिश्ता उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उसने अनन्या को खुद से दूर नहीं किया, इट मीन्स मैं उसके लिए कभी ज़रूरी ही नहीं थी। अब इस बात को यही ख़त्म करते हैं। इधर नयन गुस्से में आग बबूला होती है, उसे अनन्या पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे पता होता है कि सब कुछ अनन्या की वजह से हुआ है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल करती है और ये तय करती है कि अनन्या ऐसा क्यों कर रही थी, किस लिए कर रही थी, ये वो अब खुद पता लगाएगी। और चुपचाप हॉस्टल की तरफ लौट पड़ती है, अपने हॉस्टल के रूम में जाती है और हॉस्टल के रूम में एंटर होती है, धीरे से डोर लॉक करती है, इधर उधर देखती है तो अनन्या कहीं नहीं होती। तो उसे वॉशरूम से आवाज़ आती है, नयन वॉशरूम की तरफ जाती है, हल्का सा डोर ओपन करती है बहुत धीरे से। अनन्या अपना फेस वॉश कर रही होती है, कुछ पानी उसकी आंखों से बह रहा होता है। अनन्या अपना चेहरा उठाती है और अपने आंखों से कुछ लेंस निकालती है। जैसे ही वो लेंस निकालती है, नयन की नज़र सीधे उसकी आंखों पे पड़ती है। उसे देखते एक पल के लिए नयन का दिल धड़कना भूल जाता है। अनन्या की आंखें कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जो नयन ने पहले कहीं देखी थी। नयन अपने आप पे गौर करती है, अपने दिमाग पे जोर डालती है और उसे सडन कुछ याद आ जाता है। जो याद आता है उससे वो खौफ खा जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। धीरे से डोर बंद करती है और आके बेड पे बैठ जाती है। कहती शिट 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 शिट, ये तो वही आँख है, ये शिट शिट, ये मैंने क्या कर दिया। ये आँखें तो उस स्टॉकर, उस साइको की थी जो मेरा पीछा किया करता था, जिसने सान्या की हालत की, आना की हालत की। ये वही है, लेकिन वो तो पकड़ी गई थी ना। शिट, ये अगर वो पकड़ी गई थी, वो पुलिस स्टेशन में थी, तो ये कौन है। वो अपना फोन निकाल के नंबर डायल कर ही रही होती है रिया का कि तभी आना बाहर आ जाता, अनन्या बाहर आ जाती है। एक तो आना अनन्या में बड़ी कंफ्यूजन है। नयन के पूरे शरीर में एक भयानक सिरहन दौड़ गई थी। उसे एक एक करके सारी बातें याद आने लगी थी। उसका गला सूख गया था, खून सूख गया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अनन्या ने नयन को फंसा लिया था, लेकिन नयन को अब उसके मासूम बहाने, हर जरूरत, हर मुसीबत, सब कुछ एक भयानक साजिश लग रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। इधर अनन्या जब बाहर आती है तो कहती है चलो नयन बाहर कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नयन ने कहा नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और खाने की इच्छा भी नहीं है, तुम खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अगर तुम नहीं खा रही हो तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे तुम खा लो ना अनन्या, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सच में भूख नहीं है। अनन्या कहती है चलो मुंह जूठा कर लेना।
नयन ज्यादा कुछ नहीं कहती और वो अनन्या के साथ खड़ी हो जाती है। बाहर जाती है, कुछ ऐसे ही खा पी के लोग रूम में लौट आते हैं। अनन्या आगे अपने बिस्तर पे लेट जाती है और नयन भी उसे दिखाने के लिए चुपचाप लेट जाती है। नयन को जब एहसास होता है कि अनन्या सो चुकी है तो धीरे से उठ के खड़ी होती है और अनन्या के बैग की तरफ बढ़ती है। तभी अनन्या उठ के बैठती है और कहती है, क्या हुआ नयन, कुछ चाहिए था क्या? उसकी आवाज़ सुन के नयन कांप जाती है। कहती है, नहीं, बस पानी देख रही थी, प्यास लगी थी तो मुझसे कहती ना, ये लो। तुम सोई नहीं अनन्या? नहीं, मैं सो गई थी, वो बस तुम्हारे कदमों की आहट हुई तो आँख खुल गई। नयन चुपचाप पानी लेती है और उसे पीती है और दोबारा लेट जाती है। उसके दिमाग में रिया की वो बात घूम रही थी जो आना ने उसे बताई थी कि इसे इंसोमेनिया है, ये सोती नहीं है। इसका दिमाग अब बुरी तरह डर रहा था, हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। अनन्या कुछ देर नयन को देखती रही और फिर वो भी लेट गई। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग एज यूजुअल कॉलेज गए। नयन अपने आप को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अनन्या उसका एक पल के लिए पीछा नहीं छोड़ रही थी, एक पल के लिए भी नहीं। ना उसे रिया को मैसेज करने का टाइम मिल रहा था, ना श्रेया से कुछ कहने का। वो बुरी तरह परेशान हो गई थी कि कैसे वो कुछ करे। अगर वो अनन्या के सामने कोई हरकत करती है तो बात और बिगड़ सकती है, क्योंकि अनन्या की दिमागी हालत से वो पहले से ही वाकिफ थी, जो उसके पास्ट में हुआ था। वो सब सोच के वो थोड़ी और घबरा गई थी। अपनी माँ के बारे में सोच के उसकी हालत और ख़राब होने लगी थी। खैर, ये लोग हॉस्टल से वापस आए और अनन्या ने कहा, नयन, हाँ बोलो। मुझे कुछ मार्केट से सामान लेना ज़रूरी है, कुछ पैड्स वगैरह लेने हैं, चलोगी? बाइक पे ले चलो तो जल्दी आ जाएंगे। नयन ने उसका हाथ पकड़ा और अपने सर पे रखा। कहने लगी, देखो मुझे फीवर है, नहीं तो मैं ज़रूर चल लेती। अब मैं इस फीवर में कैसे जाऊँ, तुम ही बताओ। नयन उसके माथे को छूती है तो माथा गर्म लगता है। कहती, कोई बात नहीं नयन, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आऊँगी, ठीक है? तो कहते, ठीक है अनन्या, वेट करूँगी। वैसे भी अब सिर्फ तुम ही तो रह गई हो मेरी जिंदगी में। रिया ने तो मुझे वैसे भी धोखा ही दे दिया है। तुम नहीं होती तो रिया की असलियत से मुझे वाकिफ कौन कराता। जैसे ही अनन्या बाहर चली जाती है, वो कुछ देर अनन्या को देखती है खड़ी होके, और जब वो हॉस्टल से बाहर निकल जाती है तो सीधे दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करती है और उसके दिमाग में एक ही विचार, सबूत ढूंढना। क्योंकि रिया, पुलिस वाले जो ऑलरेडी एक साइको को पकड़वा चुके हैं, उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसे सबूत ढूंढना बहुत ज़रूरी था। नयन ने तेजी से अनन्या के सामान की तलाशी लेनी शुरू की। हर दराज, हर बैग, हर किताब को उसने पलटा, हर सूटकेस, अलमारी का कोना कोना छान मारा। फिर उसे एक सूटकेस के नीचे, सबसे नीचे एक छिपा हुआ पैकेट मिला। उसमें से उसने एक डायरी निकाली। डायरी के अंदर अनन्या का एक अलग ही चेहरा छुपा था और उसमें एक जगह का किसी पुराने अपार्टमेंट का पता लिखा हुआ था। नयन ने बिना समय गवाए सारा सामान वैसे ही सेट किया, डायरी को वैसे ही रखा, एड्रेस को अच्छे से पढ़ा, रट्टा मारा और जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल गई। बाइक उठाई और निकली।
बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद जब वो अपार्टमेंट के करीब पहुंची तो उसने अपनी पॉकेट चेक की फ़ोन निकालने के लिए, तो याद आया कि वो अपना फ़ोन रूम में ही भूल चुकी है। उसे अपनी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन कहते हैं ना कि जब परेशानी चारों तरफ से आए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। खैर, नैन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी थी, सीधे फ्लैट के उस नंबर पे पहुंची। फ्लैट नंबर ढूंढते ढूंढते जो 6th फ्लोर पे था वहां पहुंची। नैन ने मन ही मन कहा, इसने कितने सारे ठिकाने बदले अपने, कितना पैसा है इस लड़की के पास। खैर, उसने इधर उधर देखा तो फ्लैट पे ताला लगा हुआ था और वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं था। पूरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट खाली थी, ज्यादा कोई नहीं था उस बिल्डिंग में। उसने जोर से पूरी ताकत से ताले पर वार किया और ताला टूट गया। वो अंदर गई, इधर उधर झांका, लेकिन कुछ नहीं था। वो फ्लैट के अंदर बढ़ती गई और एक बेडरूम में जाके देखा तो एक रेड रूम था। उसने वहाँ की लाइट्स ऑन की तो वहाँ का नज़ारा देखते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। यह अनन्या की दुनिया थी। कमरे में अंधेरा था, पर जैसे ही वो लाइट जली थी तो उसकी आंखों में सिर्फ नैन को अपनी ही तस्वीरें दिखाई दी। उसकी क्लास की तस्वीरें, कैंटीन की तस्वीरें, हॉस्टल की तस्वीरें और कुछ बेहद निजी। हर तस्वीर के नीचे लिखा था, रक्त रंजित प्रेम। मेरा प्यार रक्त से भीगे तो क्या हुआ, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नयन ने देखा कि एक कोने में उसके पुराने फेंके हुए कपड़े लटके थे, जिन्हें अनन्या ने शायद चुपचाप उठा लिया था। एक स्टूल पर वही रक्त रंजित प्रेम किताब खुली पड़ी थी। नयन को तुरंत होश आया और उसने वहां से जल्दी से निकलने की सोची और सीधा पुलिस स्टेशन जाने की सोची। रास्ते से रिया को फोन भी कर दूंगी और पुलिस वालों को सब बता दूंगी। अब हर बात साफ थी, हर चाल, हर झूठ नयन के सामने था। वो वहां से बाहर आई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, मेन दरवाजे पर अनन्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक भयानक मुस्कान थी, जैसे उसने अपना शिकार पकड़ लिया हो। उसकी आंखों में वो पागलपन था जिसे नयन ने बहुत पहले देखा था। अनन्या धीमी और डरावनी आवाज में बोली, तो आखिरकार तुमने मेरी दुनिया देख ही ली नयन? हाँ, मेरी दुनिया जहाँ सिर्फ तुम हो। नयन डर से पीछे हटती है, आवाज गले में फंसी हुई होती, कहती, अनन्या। अनन्या ने एक तस्वीर उठाई जिस पर नयन की लाइब्रेरी में बैठे हुए की तस्वीर थी। अनन्या नयन की तरफ बढ़ते हुए उसकी आवाज अब मासूम नहीं बल्कि ठोस और जुनूनी थी। उसने कहा, नयन, तुमने मेरे प्यार को क्यों नहीं समझा? मैंने तुम्हें कितने इशारे दिए, कितना कुछ किया तुम्हारे लिए। मैंने सोचा था तुम मेरा प्यार समझोगी, मेरा जुनून समझोगी, लेकिन तुम तो रिया को बीच में ले आई। रिया बीच में क्यों आ गई नयन? क्यों? वह नयन के और करीब आती जा रही थी और नयन लिटरली कांप रही थी। नयन ने उसे धक्का देके फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश की कि तभी अनन्या उठी और उसने जोर से नयन के सर पे वार किया, बहुत जोर से। नयन के सर में बहुत तेज दर्द उठा और वो वहीं गिर गई।
अनन्या ने सबसे पहले जाके फ्लैट लॉक किया और नयन को लाके वही हॉल में एक चेयर से बांध दिया था। थोड़ी देर में नयन को होश आया। नयन ने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की तो उसके हाथ पैर सब बंधे हुए थे और अनन्या ठीक उसके सामने बैठी थी। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, नयन तुम्हें मेरा प्यार अब भी समझ नहीं आया? तुम्हारे प्यार के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया। तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं समझ आता है? तुम हमेशा रिया 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 करती रहती हो, जबकि मैं तो शुरू से तुम्हारे साथ थी। है? मैंने तुम्हें हर उस शैतान से बचाया जो तुम्हारे करीब आना चाहता था, हर उस चीज से जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। ये प्यार नहीं तो क्या है नयन? मेरा रक्त रंजित प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए है और अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इस रिया को तो ना जाने मैंने कितनी बार खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसके पापा के सिक्योरिटी गार्ड बीच में आ जाते थे। जब से इसकी बहन संध्या का ये हाल हुआ था, इसके बाप ने इसके पीछे सिक्योरिटी लगा दी थी बिना इसको पता है, और ऊपर से ये हर बार मुझसे जीत जाती थी। तो मैंने नया प्लान बनाया, मैंने तुम्हारी जिंदगी में एंटर करने का प्लान बनाया नयन, और रिया को तुमसे दूर करने का। और देखो, मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई, क्योंकि मेरी माँ बस सच्ची थी ना नयन, बहुत सच्ची। जिसमें जिसमें मेरा प्रेम था, और मैंने तुम्हें बहुत शिद्दत से मांगा था, तो तुम मुझे कैसे नहीं मिलती? उस रिया को तुम्हारे बीच से हटना ही था ना। उसकी ऐसी बातें सुन के नयन की सांस ऊपर के ऊपर ही रह गई थी। उसे लगा कि वो एक ऐसे राक्षस के साथ रह रही थी इतने दिनों से, जिसे उसने खुद अपने पास बुलाया था। उसके सामने खड़ी अनन्या वह मासूम लड़की नहीं थी जिससे उसने दोस्ती की थी, बल्कि एक जुनूनी और खतरनाक स्टॉकर थी, जो उसे अपने रक्त रंजित प्रेम के जाल में फंसा चुकी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने रिया की बात को ना मान के कितनी बड़ी गलती की है। अनन्या बहुत सारी नयन की तस्वीरें लेके वहां बैठी थी और नयन का दिल एक धड़कन भी नहीं छोड़ रहा था। अनन्या अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक जुनूनी चमक। उसने कहा, अनन्या तन्या तुम? अनन्या ने कहा, हाँ नयन, मैं ही थी, हर जगह हर पल। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करने वाला यूं ही चला जाएगा? नहीं नयन, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, चाहे उसके लिए हर सीमा क्यों ना तोड़नी पड़े। ये मैंने तुम्हें रक्त रंजित प्रेम में नहीं पढ़ाया था क्या? नयन ने कांपते हुए कहा, तो तुमने मुझे धोखा दिया है अनन्या, दोस्ती की आड़ में धोखा दिया है। अनन्या धीरे से हंसती है और एक तस्वीर उठाती है जिसमें नयन सो रही होती है। कहती है, धोखा नहीं नयन, इसे प्यार कहते हैं मेरी नयन, मेरी जान, इसे प्यार कहते हैं। प्यार जब सीमाएं लांघता है तो रूह भी रक्त में रंग जाती है। मैंने तुम्हारी रूह को अपने रंग में रंगा है। तुम्हें याद है जब रिया तुम्हें पहली बार छू रही थी? वो पल याद है जब तुम दोनों एक हुए थे? मैंने अपनी आत्मा पे कितनी खरोंचें खाई थी मैं जानती हूँ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था नयन, खून के आंसू। मैंने तुम दोनों को एक होते हुए देखा था, कैसे तुम दोनों को जिसमें एक हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं उस रिया को वहीं के वहीं जान से मार डालती। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितना कुछ सहा है नयन, कितना कुछ। नयन को जब ये पता चलता है कि रिया और उसके निजी पलों को कोई और देख रहा था और ये देख रहे थे, वो
और ज्यादा घबरा जाती है। और फिर नयन ने कहा, उसने अनन्या ने कहा, और याद है जब रिया तुम्हें मेरे दोस्त बनने के बाद भी तुम्हें छूने की कोशिश कर रही थी, करीब आने की कोशिश कर रही थी, मैंने कॉकरोच चिल्लाया था, या वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल, हर बार मुझे तुम्हें उससे बचाना पड़ा। वो तुम्हारे लायक नहीं थी नयन, सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें सच में प्यार कर सकती हूँ, तुम्हें पता है, सिर्फ मैं। वो नयन के पास घुटनों के बल बैठ जाती है, उसकी आंखें नयन की आंखों में थी। नयन बहुत ज्यादा घबरा रही थी, बहुत ज्यादा। अनन्या नयन के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक भयानक और जीत वाली मुस्कान थी। अनन्या डरावनी आवाज में बोली, तो आखिरकार अब तुमने मेरी सारी दुनिया भी देख ली नयन, और मैंने तुम्हें सब कुछ बता भी दिया, है ना? हाँ। नयन का पूरा बदन थरथरा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि वो सिर्फ साइको लवर नहीं है, सिर्फ स्टॉकर नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक रोगी के साथ फंस चुकी थी जिसकी दुनिया सिर्फ नयन के इर्द गिर्द घूमती थी। अनन्या की आंखें उसे एक जंगली जानवर की तरह लग रही थी जो अपने शिकार को दबोच चुका हो। अनन्या नयन का हाथ अपने हाथों में लेती है, उसकी उंगलियां नयन की कलाइयों पर कसने लगती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगा नयन कि रिया तुम्हें मुझसे दूर कर देगी? नहीं, रिया जब जब तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है, मेरा दिल खून के आंसू रोना पड़ता है, आंसू रोता था, मुझे उसे हटाना पड़ा। मैंने तुम्हें बचा लिया उस रिश्ते से जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा था, है ना? वह नयन का हाथ अपने हाथ में बहुत कसकर पकड़ती है और कहती है, और उस रात कितना मजेदार था ना, है? उस फ्लैट में तुम दोनों थे, मुझे पता था, मैंने तुम्हें आवाज दी, तुम्हें अपने पास बुलाया, और देखो मेरा प्यार कितना सच्चा था, तुमने मुझे चुना, तुमने उसे ठुकरा कर मुझे चुना नयन। प्रेम की अग्नि में जब सब भस्म हो जाए तो राख में भी मेरी चाहत जीवित रहती है। ये तुम्हारे लिए मेरा रक्त रंजित प्रेम है नयन। नयन ने हिम्मत करके कांपते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता था हम फ्लैट में थे, और तुम्हें कैसे पता चलता था मेरे बारे में सब कुछ, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, कैसे पता चलता था? अनन्या जोर से हंसती है, उसकी हंसी की आवाज कमरे में भयानक गूंजती है। वो कहती है, तुम अभी भी नहीं समझी नयन, तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? और वो रिया भी नहीं समझी जो अपने आप को डिटेक्टिव समझती थी। ये कहते हुए वो अचानक नयन के पैरों की तरफ झुकती है और उसके पैरों को छूते हुए कहती है, ये तुम्हारे फेवरेट शूज है ना नयन, जिन्हें तुम अपने आप से कभी अलग नहीं करते, सिर्फ यही शूज पहनते हो? ये कहते हुए वो उसके शूज को उठाती है एक एक पैर के, और फिर बड़ी सफाई से जूते के नीचे से एक छोटी सी चिप निकालती है जिसे उसने इतनी खूबसूरती से छुपाया था कि नयन कभी देख ही नहीं पाई थी। और अनन्या चिप को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, ये तुम्हारे फेवरेट शूज मुझे सब बताते हैं नयन, तुम्हारे हर कदम की खबर रखते हैं ये। तुम्हें लगता था तुम अकेले घूम रही हो, नहीं, रक्त रंजित प्रेम की हर सांस तुम्हारे साथ थी। प्रेम के लिए हर दीवार गिरेगी, हर रास्ता मिट जाएगा, सिर्फ मेरा प्रेम अमर तुम्हारे साथ चलेगा। वह नयन के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है
उसकी आंखें नयन की आंखों में गहराई तक घुस जाती हैं और कहती है, अब कोई रिया नहीं, कोई श्रेया नहीं, कोई सान्या नहीं और कोई आना नहीं, सिर्फ मैं हूं नयन और तुम मेरी हो, पूरी तरह से मेरी हो, और अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। नयन की आंखों में खौफ और निराशा के सिवा कुछ नहीं था। उसे लगा कि वो एक अंधेरे कुएं में गिर चुकी है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अनन्या का रक्त रंजित प्रेम उसे अपनी खूनी आगोश में ले चुका था। तो आगे क्या होगा ये अब लास्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अभी कहाँ लास्ट, नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।